नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गुरु में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 का फॉर्म भरा है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग पूरी जर्नी साथ में करने वाले हैं। और अभी जिन लोगों ने यूपीपीएससी एई का पेपर दिया है, उनके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत अच्छी है। हम लोग इस पूरे सफ़र में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। इसके लिए हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक मैं इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं इस लेक्चर की पीडीएफ भी वहाँ अपलोड कर दूंगा। अब दूसरी बात दोस्तों ये कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे 100 कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 100 कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा हो, कृपया देखिए और ये पूरी सीरीज को फॉलो करिए। ये आपके इंटरव्यू, ये आपके मेंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। हम इस सीरीज में प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। आप लोग जो कमेंट करते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों चलिए, आज का अपना जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड लेक्चर है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के पहले मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, देखते ही आप लोग पहचान गए होंगे कि ये एक 10 रुपये वाला रॉकेट है। 10 रुपये वाला रॉकेट है, और जो दिवाली में आप लोग जलाए भी होंगे। ये क्या करता है कि कुछ देर बाद ऊपर जाके ऐसे फटता है। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ कहता है कि इस रॉकेट में जो एनर्जी थी, इस रॉकेट में जो इसकी केमिकल एनर्जी थी, वो हमने ट्रिगर किया, तो वो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और ये जो भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। लाइट में, साउंड में, हीट में ये कन्वर्ट हुआ है। ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से ओके, कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी केमिकल एनर्जी को ट्रिगर करके उसकी लाइट, साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन सेकेंड लॉ ये भी कहता है कि अगर लाइट, साउंड और हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर दें, तो हम रॉकेट बना देंगे। क्योंकि जो एनर्जी यहाँ है, अगर आपस में ये दोनों एनर्जीज इक्वल हैं, केमिकल एनर्जी ऑफ रॉकेट और ये लाइट, साउंड और हीट, ये अगर आपस में इक्वल हैं, तो इनका म्यूचुअल कन्वर्जन फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। लेकिन हमारा सेकेंड लॉ कहता है, हमारा सेकेंड लॉ कहता है कि जो कोई भी प्रोसेस है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका किस डायरेक्शन में वो एग्जीक्यूट होगा, कोई भी प्रोसेस, उस पर लिमिट लगाता है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, वो वन डायरेक्शनल होते हैं। वो वन डायरेक्शनल होते हैं, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वन डायरेक्शनल होते हैं। अब वो डायरेक्शन से क्या होता है और कैसे उस डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के लिए दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का लेक्चर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लेके, जिसमें पहला तो यही टॉपिक है हमारा। इस बार हमने थोड़ा सा अपने मेथड ऑफ स्टडी को चेंज किया है, एक छोटा सा पीडीएफ बना के रख दिया है, ताकि जिनको रिवाइज करना हो उनके रिवीजन के लिए आसान हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कोई डायरेक्शन के लिए इम्पोज नहीं करता है, कोई डायरेक्शन नहीं इम्पोज करता है। उसका सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फंडामेंटल ये है कि एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। जितनी एनर्जी आपके पास थी प्रोसेस होने के बाद भी, आपके पास जो सम टोटल एनर्जी है वो उतनी ही होनी चाहिए। एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन कोई नई एनर्जी उसमें नहीं क्रिएट कर सकते हैं आप ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेकिन सेकेंड लॉ आप कहता है कि वो जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, उस पर भी एक लिमिट है। अब उसके लिए क्या लिमिट है, अगर हम इस स्लाइड को थोड़ा सा एक बार पढ़ने की कोशिश करें, तो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी कह रहा है कि द फर्स्ट लॉ इज प्योरली क्वांटिटेटिव। मतलब कि फर्स्ट लॉ जो हमारा है, वो सिर्फ एनर्जी के क्वांटिटी पे विश्वास रखता है। उसका कोई मतलब नहीं है कि एनर्जी की क्वालिटी क्या है।
एनर्जी क्वालिटी क्या होती है हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इट ओनली गवर्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, सॉरी, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। कोई प्रोसेस फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है ये हमारा फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। जैसे इट अलाउज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड फ्लो करती है। कोई भी हॉट बॉडी होगी उससे कोई कोल्ड बॉडी को हीट मिलेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन फर्स्ट लॉ की नज़र में ऐसा नहीं है। फर्स्ट लॉ तो ये भी अलाउ करता है कि आप जो है एक टूटी हुई बोतल में बगल में खड़े होकर ताली बजा दीजिएगा तो वो टूटी हुई बोतल आपस में जुड़ जाएगी और एक बोतल बन जाएगी। फर्स्ट लॉ तो इस पर भी राजी है, लेकिन सेकेंड लॉ नहीं अलाउ करता है। और जो हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस डायरेक्शन में फिजिबल होगा। आगे एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा इंट्रोपी का, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इंट्रोपी डिस्कस करेंगे। अभी हम सेकेंड लॉ को ही सही से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड लॉ समझने के पहले, सेकेंड लॉ स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है कि रिजर्वायर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि रिजर्वायर के नाम से ही पता है कि ये एक स्टोरेज है। अब किस चीज़ का स्टोरेज है? ये स्टोरेज है एनर्जी का, एनर्जी स्टोरेज है। इनका काम ये है कि अगर कोई थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होगा, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें जो एनर्जी होगी वो थर्मल एनर्जी होगी। तो थर्मल एनर्जी का मतलब ये होता है कि रिजर्वायर इज अ लार्ज बॉडी, कोई बहुत बड़ी बॉडी होगी ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी का कोई वो नहीं होगा, लिमिट नहीं होगा। रिजर्वायर होगा इनफाइनाइट कैपेसिटी का और वो कैपेबल होगा किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्व करने में या रिजेक्ट करने में विदाउट एनी थर्मोडाइनमिक चेंज इन इट्स स्टेट, कि रिजर्वायर के स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा और वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई कर सकता है या आपसे रिसीव कर सकता है। इसको कहते हैं हम लोग रिजर्वायर। तो अगर कहीं रिजर्वायर की बात हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा रिजर्वायर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है। वो हमारे ज़रूरत पड़ने पे उतनी एनर्जी को दे भी सकता है, जिससे रिजर्वायर की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। आपका एनर्जी ट्रांजैक्शन रिजर्वायर के थ्रू हो सकता है। सेकेंड जो टर्म है लो ग्रेड एंड हाई ग्रेड एनर्जी। तो लो ग्रेड और हाई ग्रेड तो नाम से ही क्लियर है कि हाई ग्रेड एनर्जी वो होंगी जो एनर्जी कंप्लीट कन्वर्जन उनका पॉसिबल होगा, कंप्लीट कन्वर्जन उनका पॉसिबल होगा यूटिलाइजेशन के लिए। तो जो एनर्जी फुली अवेलेबल हो यूटिलाइजेशन के लिए उसको हम कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। अब हाई ग्रेड एनर्जी का एग्जांपल कैसे है? जैसे हमारी फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील के पास जो एनर्जी होती है वो हाई ग्रेड एनर्जी होती है, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास। अब बात आती है लो ग्रेड एनर्जी की। तो लो ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी होती है जिनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हीट एनर्जी। तो जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो लो ग्रेड एनर्जी होती है। मतलब अगर हमारे पास 10 रुपये की हीट है तो हम 10 रुपये का हीट यूज नहीं कर सकते हैं। हम लो ग्रेड एनर्जी का इससे कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट हम यूज कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए, बाकी हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी फुली अवेलेबल होती है हमारे प्रोसेस के लिए उसको कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। जो एनर्जी पार्शियली अवेलेबल होती है जिसका कुछ पार्ट ही हम यूज कर सकते हैं उसको कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी। अगला डेफिनेशन आता है वर्क का। तो वर्क हमारी हाई ग्रेड एनर्जी है। अगर हमने कहीं वर्क स्टोर कर रखा है, जैसे कि हम किसी मास को ले जाएं कहीं पहाड़ पे रख दें, तो अगर हम पहाड़ पे फिर एक रस्सी बांध दें और मास को गिरा दें तो वो इक्विवेलेंट वेट उठा देगा, उतना ही ऊपर उठा देगा जितना वो नीचे हमने मास को गिराया है। तो ये कंप्लीट कन्वर्जन जो है हमारा पॉसिबल है वर्क के फॉर्म में। मतलब वर्क को हम हाई ग्रेड एनर्जी को हम लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी हम पूरी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है थर्मोडाइनमिक साइकिल क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या होते हैं। तो अगर कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगर कोई कंटिन्यूअस मैकेनिज्म
बेस्ड ऑन थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। कोई कंटिन्यूअस मैकेनिज्म थर्मोडाइनमिक प्रोसेस से मिलकर बनी हो, जिसमें जो आपका वर्किंग सब्सटेंस हो वो इनिशियल कंडीशन में आ जाए एक साइकिल एग्जीक्यूट होने के बाद, वन साइकिल एग्जीक्यूट होने के बाद, तो हम कहेंगे कि वो हमारी थर्मोडाइनमिक साइकिल है। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए आपने किसी P1 V1 से किसी प्रोसेस को स्टार्ट किया, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, और फिर 3 से 4 गए, और 4 से 1 आ गए। ये सारे प्रोसेस अगर आपके थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस अगर आपके थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, तो हम बोलेंगे कि ये एक थर्मोडाइनमिक साइकिल है। साइकिल का मतलब ये है कि जो आपका स्टार्टिंग स्टेज था, आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो पूरे प्रोसेस से होने के बाद अपने इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है, तो उसको हम थर्मोडाइनमिक साइकिल कहेंगे, विथ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वर्क, और आपको कंटिन्यूअस आपका आउटपुट मिल रहा है, इसको कहते हैं हम थर्मोडाइनमिक साइकिल। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के लिए आपको दो स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, दो साइंटिस्ट के स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, जिसको कहते हैं केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लॉसियस का स्टेटमेंट। तो लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, तो हमने इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि जैसे केल्विन में ई है तो ये इंजन के लिए है, केल्विन में ई है तो ये इंजन के लिए है। अब पढ़ते हैं, इंजन का काम क्या है? वर्क प्रोड्यूस करना। इंजन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस ए नेट अमाउंट ऑफ वर्क। अब जिसको ये अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, उसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी साइक्लिक डिवाइस आप नहीं बना सकते हैं जो एक सिंगल रिजर्वायर से हीट ले और जो है वो पूरी हीट को नेट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर ही पढ़ा कि जो हमारा वर्क है ये हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी है, और जो हमारा हीट है ये लो ग्रेड एनर्जी है। तो केल्विन का स्टेटमेंट सिंपल सा ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लो ग्रेड एनर्जी को पूरा हाई ग्रेड एनर्जी में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आपको सम अमाउंट ऑफ हीट हैज़ टू बी रिजेक्टेड। तो जो आपकी लो ग्रेड एनर्जी था, वर्क अगर कंटिन्यूअस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैड टू बी रिजेक्टेड। दैट मीन्स कि आपको कंटिन्यूअस सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी को। अगर आप एनर्जी कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस वर्क मिलेगा। नहीं तो अगर इसके हिसाब से अगर ये पॉसिबल होता तो आज हम एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेके और बाइक चला रहे होते, हमको तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो ऑयल, कोई हम फ्यूल नहीं डालते। तो इसलिए हम फ्यूल डालते हैं कि कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसमें देंगे, जिसमें से कुछ पार्ट हमारा इन्वायरमेंट को जाएगा और कुछ पार्ट हमारा यूटिलाइज होगा गाड़ी को चलाने में, प्राइम मूवर को चलाने में। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, PMM2। तो PMM2 क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं पॉसिबल है जो 100% हीट इनपुट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। जो हीट इनपुट का 100% है वो पूरा वर्क इनपुट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि हीट रिजेक्शन। तो हीट रिजेक्शन का मतलब ये है कि जो भी आपकी लो ग्रेड एनर्जी है, अगर उससे कंटिन्यूअस वर्क आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको सम पार्ट ऑफ द हीट हैज़ टू बी रिजेक्टेड। ये कंडीशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, कि अगर कोई भी साइक्लिक डिवाइस जो कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर रही है फ्रॉम ए लो ग्रेड एनर्जी, तो उसमें सम पार्ट ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी रिजेक्टेड। जिसमें ये वाला जो आपको डायग्राम है इसमें क्लियर दिख रहा होगा कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम है, कोई रिजर्वायर है जिससे क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने लिया, और ये इंजन है, ये पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इसका अपोजिट, अगर हम कंटिन्यूअस वर्क दे रहे हैं तो ये हीट जनरेट करके यहाँ भेज सकता है। ये सारा W Q में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन सारा Q W में कन्वर्ट नहीं हो सकता। Q क्या है? Q आपका हीट है, और W क्या है? आपका वर्क है। तो Q कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू W, हाउएवर W कैन बी कन्वर्टेड इनटू Q। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं,
जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल। अब क्लॉसियस ये कह रहे हैं कि दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू ए हायर टेम्परेचर बॉडी। अब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो रिजर्वायर हैं, ये हमारा TL है और ये हमारा TH है, ये हमारा लो टेम्परेचर पे है और ये हाई टेम्परेचर पे है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है लो एनर्जी से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जो हीट का फ्लो है, ये पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक कोई और सिस्टम इस चीज़ में असिस्ट ना कर रहा हो। इसको करने के लिए आपको कंटिन्यूअस वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तब ये होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। क्लॉसियस का मतलब ये है कि ये स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं है। स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाने में आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो करा रहे हैं जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसमें आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। इन दोनों का आपस में, ये दो स्टेटमेंट आपको अलग अलग लग रहे हैं, बट ये आपस में एक इनका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि रेफ्रिजरेशन जो टर्म है, इसी को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अगर अगर हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फेंक रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। मतलब हमने यहाँ पे लो टेम्परेचर क्रिएट किया है। अगर हम लो टेम्परेचर क्रिएट कर रहे हैं कि हीट को एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर की तरफ फेंक रहे हैं ताकि यहाँ लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाए, इसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेशन। तो आइए दोस्तों, हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन ऐसी कोई भी डिवाइस है जो एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ अगर हीट का फ्लो होता है, तो हम बीच में ये साइक्लिक डिवाइस इंजन यूज करके वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वो होता है कि अगर कोई, ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, तो सिंपल सा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के कह सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, और W हमारा क्या है? वर्क डन। अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा क्या होता है कि अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा होता है कि अगर हमने एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा रखा है जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को यूज करके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट को भेजेगा विथ यूज ऑफ वर्क W, तो इसको हम बोलेंगे रेफ्रिजरेटेड स्पेस। ये हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस हो जाएगा और ये हमारा इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, उसमें से हम Q अमाउंट ऑफ हीट को निकाल कर विद द हेल्प ऑफ W, वर्क डन, विद द हेल्प ऑफ वर्क, हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। तो हम अपने जो हमारा डिजायर्ड स्पेस है वो हमारा TL है। अगर हम बात करें हीट पंप की, तो हीट पंप जस्ट इसका उल्टा है। उसमें जो हमारा डिजायर्ड स्पेस होता है वो हाई टेम्परेचर होता है। तो हीट पंप का काम आता है हमको विंटर्स में, जब हम अपने रूम को गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो हीट पंप का काम क्या है कि वो इन्वायरमेंट से, जो कि लो टेम्परेचर पे होता है, इससे हीट को लेकर हमारे रूम में हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ W वर्क। तो इस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये दोनों सेम प्रोसेस है, बस ये है कि जो हमारा कंडीशनड स्पेस होता है, जो हमारा कंडीशनड रूम होता है, रेफ्रिजरेशन के केस में लो टेम्परेचर होता है और हीट पंप के केस में हाई टेम्परेचर होता है। अब आते हैं कुछ बेसिक सी डेफिनेशन पे कि इफ़िशियंसी क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP बोलते हैं इसको। तो इफ़िशियंसी जो हमारा होता है वो होता है, ईटा से शो करते हैं। इफ़िशियंसी हमारा होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय
हीट सप्लाइड, कि हमने क्या एनर्जी सप्लाई की और क्या हमको वर्क डन मिला, इसके रेशियो को कहते हैं एफिशिएंसी। और हमारा जो सीओपी होता है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ये होता है डिजायर्ड इफेक्ट, तो डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करें, रेफ्रिजरेटर के केस में बात करें, तो डिजायर इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है, क्यू, और जो हमारा वर्क इनपुट है वो डब्लू है। और हीट पंप के केस में जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्यू प्लस डब्लू है, और जो हमारा वर्क इनपुट है वो डब्लू है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू बाई डब्लू। तो इसको अगर हम सी ओ पी रेफ्रिजरेटर लिखते हैं तो हम सी ओ पी हीट पंप इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सी ओ पी रेफ्रिजरेटर। तो जो हमारा हीट पंप होता है, हीट पंप का सी ओ पी रेफ्रिजरेटर से हमेशा ज़्यादा होगा, और जो हमारे रेफ्रिजरेटर होगा और रेफ्रिजरेटर होगा वो हीट पंप से उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा कम होगी। ये चीज़ हम इस फार्मूले से कह सकते हैं। अब जो अगली बात आती है वो इक्विवेलेंस ऑफ केपी एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस को स्टेटमेंट के बीच में क्या इक्विवेलेंस है, मतलब कि अगर एक हमारा वायलेट होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी वायलेट हो जाता है। इसको समझने के लिए सिंपल सा हम स्टार्ट करते हैं एक एजम्पशन से, कि हम मान लेते हैं कि कोई हीट पंप है जो लो रिजर्वायर से हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। इसमें कोई वर्क डन नहीं लग रहा है, मतलब विदाउट एनी वर्क डन। हमने एज्यूम किया है कि हमने मान लिया है कि हमारा जो क्लासियस का स्टेटमेंट है वो वायलेट ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए इसने ये Q1 अमाउंट यहाँ से लिया और ये Q1 अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया विदाउट एनी वर्क। अब क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि एक हीट इंजन इसमें वर्क कर रहा है जो कि कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो इस टीएल रिजर्वायर को कर रहा है। तो हम मानते हैं कि ये जो हमारा हीट पंप था, ये वाला जो हमारा हीट पंप था, ये Q1 अमाउंट जो दे रहा है हमारा ये हीट इंजन वही Q1 अमाउंट ले रहा है, और Q1 अमाउंट लेने के बाद ये Q2 अमाउंट रिजेक्ट कर रहा है। तो अब इस चीज़ को अगर हम ऐसे देखें कि हमने इस TH को अब रिमूव कर दिया, अगर हम इस TH को रिमूव कर सकते हैं तो ये लाइन सीधा हम यहाँ जोड़ सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। ये दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने इस रिजर्वायर को हटा दिया, अब ये हमारा काम करने लगा PM M2 की तरह, कि इसमें सिंगल रिजर्वायर TL से एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये Q1 एनर्जी ली जा रही है, और यही सेम एनर्जी यहाँ पे इस इंजन को सप्लाई किया जा रहा है, और ये फिर पावर जनरेट कर रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगल रिजर्वायर से हम एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, हमको दो रिजर्वायर चाहिए होंगे, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे। मतलब आप किसी सिंगल रिजर्वायर से कंटिन्यूअस वर्क डन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो एक को हमने वायलेट कराया और ये दूसरा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी वायलेट हो गया। तो इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन, कि अगर एक को हम वायलेट करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल का दोस्तों जो लॉजिक है वो ये है कि ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। इसमें 4 प्रोसेस का यूज हुआ है, जिसमें हमारा पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल हीट एडिशन, दूसरा हमारा प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा हमारा प्रोसेस है
आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। जो हमारा चौथा प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर हम इसको पीवी डायग्राम पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे दो आइसोथर्म्स हो गए, और ये हमारा दो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गए। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हमेशा क्लॉकवाइज साइकिल बनाती हैं, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनाती हैं। तो इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि पहले जो है हमने आइसोथर्मल हीट एडिशन किया। आइसोथर्मल हीट एडिशन अगर हमने किया तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। फिर हमने जो आइसोथर्मल हीट जो हमारा हमने आइसोथर्मली हीट को ऐड किया था, अब हमने उस चीज़ को यूटिलाइज किया एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में यूटिलाइज करने के बाद हमने हीट को रिजेक्ट किया और फिर एडियाबैटिकली हमने अपने वर्किंग सबस्टेंस को कंप्रेस किया। तो ये हमारा प्रोसेस जो हुआ इसको हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है? पहले हम वो लिखते हैं, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ से Q1 हीट दिया और Q2 हीट रिजेक्ट हुआ, हमको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेसेस में कोई भी हीट का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो जो हमारा वर्क आउटपुट था वो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा और जो हमारा हीट इनपुट है वो Q1 हो जाएगा। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब क्योंकि Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 एंड Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस T2 बाई T1। इस चीज़ से हमको दो बातें पता चली कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सबस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन है। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या? ऑल रिवर्सिबल इंजन्स working between same temperature limit have maximum efficiency that is equal to Carnot इंजन। तो जो भी रिवर्सिबल इंजन होगा, अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम करता है तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी और वो किसके इक्वल होगी? कार्नोट इंजन के। तो ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर में सीखी। अब दोस्तों हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के ESC के दो क्वेश्चन लेते हैं जिनको प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा इसको समझने में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये PDF भी दूंगा और आपसे जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं उसको शेयर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 में आया था। 10 मार्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्टेन मास ऑफ एयर, तो एयर की बात कर रहा है, इज इनिशियली एट 260 डिग्री सेल्सियस एंड 700 किलो पास्कल pressure and occupies a volume of 0.028 meter cube. The air is expanded at constant pressure to 0.084 meter cube. A polytropic process with n is equal to 1.5 is then carried out, followed by a constant temperature process which completes the cycle. All the processes are reversible process. तो इसमें जो आपका 1 से 2 प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर है। 2 से 3 प्रोसेस जो आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है विद पॉलीट्रोपिक कोफिशिएंट n इक्वल टू 1.5। अब तीसरा इसमें कह रहा है कि जो 3 to 1 प्रोसेस है, इसमें टोटल 3 प्रोसेस है, तो 3 to 1 जो प्रोसेस है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है।
तो अब सिंपल सा कह रहा है कि स्केच द साइकिल ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो अगर हम पीवी डायग्राम पे इस साइकिल को बनाते हैं तो ये आपका प्रेशर एक्सिस हो गया, ये वॉल्यूम एक्सिस हो गया, ये आपका पॉइंट 1 हो गया। तो 1 से 2 तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, 2 से 3 आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, और 3 से 1 आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये आपका पॉलीट्रोपिक हो गया, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अब अगर इसी सेम ग्राफ को हम टीएस में बनाना चाहें, तो अगर टीएस में बनाना चाहें तो 1 से 2 तक आपका 1 से 2 तक आइसोबारिक हो गया, 2 से 3 तक आपका पॉलीट्रोपिक हो गया, 2 से 3 आपका पॉलीट्रोपिक हो गया, और 3 to 1 आपका कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, जिसमें हमने पीवी एक्सिस पे और टीएस एक्सिस पे इस पूरे प्रोसेस को प्लॉट कर दिया। अब हम आते हैं इसके मेन क्वेश्चन में, जो कह रहा है कि फाइंड द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। तो इफिशियंसी ऑफ द साइकिल निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर दे रखा है, स्टार्टिंग का T1 दे रखा है 260 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में हम कन्वर्ट करते हैं तो 260 प्लस 273, ये आपका हो जाएगा 533 केल्विन। अगर हम प्रेशर को लिखते हैं तो प्रेशर इसने दे रखा है 700 किलो पास्कल P1, और V1 हमारा क्या दे रखा है, V1 दे रखा है 0.028 मीटर क्यूब। V2 जो हमारा दे रखा है 0.084 मीटर क्यूब। P2 हमारा P1 के इक्वल है, वो अगेन 700 किलो पास्कल है। जो हमारा T3 होगा वो हमको नहीं पता है अभी, लेकिन ये पता है कि T3 इजिकल टू T1 होना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। तो T3 इजिकल टू T1 मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा 533 केल्विन। अब इस प्रोसेस इसको सॉल्व करने के लिए इफिशियंसी निकालना है आपको। तो 3 प्रोसेस है हमारे पास। तो हम नेट वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क डन निकालेंगे, नेट वर्क आउटपुट निकालेंगे, और डिवाइडेड बाय ए हीट सप्लाइड निकालेंगे, जिससे हमारा ये इफिशियंसी आ जाएगा। तो नेट वर्क आउटपुट निकालने के लिए अगर हम W12 की बात करें आइसोबारिक प्रोसेस की, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं P1 V2 माइनस V1। तो P1 हमारा कितना है 700, V2 है हमारा 0.084 माइनस 0.028। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 700 इंटू 0.084 माइनस 0.028, तो ये हमारा सॉल्व होके आता है 39.2 किलो जूल। अब हम W23 की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमको पता है कि वर्क डन होता है P2 V2 माइनस P3 V3 डिवाइडेड बाई n-1। तो हमको P2 पता है, V2 पता है, हमको P3 नहीं पता है, और V3 भी नहीं पता है। तो अगर आपको P3 और V3 नहीं पता है तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा के हम Mr T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई n-1 लिख सकते हैं इसको। M निकालने के लिए हमको उसने दे रखा है M इजिकल टू PV बाई RT। तो P दे रखा है 700, V दे रखा है 0.028, R हमको पता है 0.287, और T हमको पता है 533। तो यहाँ से हम M कैलकुलेट कर सकते हैं। तो M की जो वैल्यू आएगी वो 0.1281 kg आएगी। अब दूसरा इसने हमको क्या दे रखा है, इसने हमको ये दे रखा है कि T2 को कैलकुलेट करने के लिए हमको तरीका दे रखा है। तो T2 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो हम T2 बाई T1 इजिकल टू लिख सकते हैं V2 बाई V1। तो हमारा T2 जो निकल के आएगा इस प्रोसेस से वो T1 इंटू V2 बाई V1। तो T1 हमारा 533 है, V2 हमारा 0.084 है, और V1 हमारा 0.028 है। तो जो हमारा T2 निकल के आएगा
वो 1599 केल्विन 1599 केल्विन निकल के आएगा। तो अब जब हम T3 कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो T3 को हम क्या लिख सकते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, T2 बाई T3 इज इक्वल टू P2 बाई P3 डिवाइडेड बाई P2 बाई P3 डिवाइडेड टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई n। यहाँ से हम लोग T3 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग P3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो T2 हमारा T3 हमारा क्या है 533 है और T2 हमारा कितना है 1599 टू द पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 1/700। तो हमारा P3 जो निकल के आएगा वो आएगा 25.925 किलो पास्कल। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 25.925 किलो पास्कल हमारा P3 आएगा। अब P3 से हम V3 निकाल सकते हैं। तो V3 हमारा क्या हो जाएगा V2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P3 टू द पावर 1/n। तो हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं 0.084 डिवाइडेड बाई 700 डिवाइडेड बाई 25.925 टू द पावर 1/1.5। ये हमारा V3 निकल के आ गया 0.756 मीटर क्यूब। अब हमने इसमें मैक्सिमम चीज़ें निकाल ली है। तो वर्क डन अगर हम पॉली टॉपिक पर बात करें तो P2 V2 माइनस P3 V3 डिवाइडेड बाई n-1, या इसको हम लिख सकते हैं MR T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई n-1। जो भी आपको इसमें रखना हो आप रख सकते हैं। हम लेके चल रहे हैं ये P2 V2 वाला टर्म। तो ये 700 इंटू 0.084 माइनस 25.925 इंटू 0.756 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1। ये जो हमारा W निकल के आया 23 प्रोसेस के लिए, W23 प्रोसेस के लिए वो आया 78.401 किलो जूल। अब अगर हम बात करें W31 की तो इसको हम लिख सकते हैं P3 V3 ln V1 बाई V3। तो P3 V3 को हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं MR T3 ln V1 बाई V3। तो M हमारा कितना निकल के आया है, मास कितना निकल के आया है, मास हमारा आ गया है इसमें 0.1281 0.1281 0.287। T3 हमारा 533 है। ln V1 हमारा दे रखा था 0.028 और V3 हमारा निकल के आया है 0.756। तो W31 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा आ रहा है -64.598 -64.598 किलो जूल। अब हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में Q31 इज इक्वल टू W31 होता है, Q31 इज इक्वल टू W31 होता है। तो ये जो हमारा वर्क डन है तो नेट वर्क डन हम W नेट अगर हम कैलकुलेट करें तो W नेट हमारा क्या हो जाएगा 39 जो हमारा पहला वर्क डन आया था वो आया था 39.2 प्लस 78.401 माइनस 64.598। तो जो हमारा नेट वर्क डन आया 39.2 प्लस 78.401 प्लस माइनस 64.598। तो नेट हमारा वर्क डन आया 53.003 किलो जूल। अब हमको Q सप्लाइड निकालना है। Q सप्लाइड निकालने के लिए सबसे पहले हम Q12 निकालेंगे। Q12 हमारा हो जाएगा M CP T2 माइनस T1।
तो अगर हम वैल्यू रखते हैं 0.1281 इंटू 1.005, एयर के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होती है 1.005, 1599 माइनस 533। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा Q12 निकल के आ रहा है वो आ रहा है 137.237 किलो जूल। अब अगर हम Q23 निकालें तो Q23 हमारा सिंपल सा हो जाएगा गामा माइनस एन अपन गामा माइनस 1 इंटू डब्लू। ये फार्मूला है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो अभी सीधे फार्मूले को यूज कर लेते हैं। 1.4 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1 इंटू 78.401 W23। इसमें हमारा जो Q23 निकल के आ रहा है वो माइनस 19.6 किलो जूल आएगा। इसका मतलब ये है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमको वर्क मिला है और हीट भी रिजेक्ट हुआ है, हीट रिजेक्ट हुआ है और वर्क प्रोड्यूस हुआ है। अब अगला हम आते हैं Q31 पे। तो Q31 जो हमारा होता है वो जो हमने वर्क डन किया हुआ है वही हमारा हीट है। तो अगर हम Q31 की बात करें तो ये W31 के मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और साइन अपोजिट होगा। तो जितना आपने इसमें वर्क डन किया है वो आपको हीट में कन्वर्ट हो जाता है, या जो आपने हीट दिया वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा Q31 आएगा वो क्या आ जाएगा -64.598 -64.598। अब अगर हम इस सारी वैल्यू को रखते हैं Qnet निकालने के लिए कि क्या हमने सप्लाई किया है, तो जो हमने नेट सप्लाई किया है वो आपका हो जाएगा 137.237 हमने हीट सप्लाइड किया है। ये हमारा हीट सप्लाइड है। तो इफ़िशियंसी क्या आ जाएगी हमारी, इफ़िशियंसी आ जाएगी हमारी वर्क डन डिवाइडेड बाई Qnet, जो हीट सब Qnet सप्लाइड है ये। तो ये हीट भी रिजेक्ट हुई है, ये हीट भी रिजेक्ट हुई है। तो हम सिंपल सा लिख लेंगे 53.003 डिवाइडेड बाई 137.237। तो इफिशियंसी हमारी क्या आ जाएगी 38.6%। अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि ये ESE 2006 का 10 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि ए हाउस इज टू बी मेंटेन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन समर एज वेल एज इन विंटर। इस पर्पज के लिए इट इज़ प्रपोज टू यूज ए रिवर्सिबल डिवाइस which act as a refrigerator in summer and a heat pump in winter. The ambient temperature is 40 degrees Celsius in summer and 3 degrees Celsius in winter. The energy loss as heat from the roof and the wall is estimated at 5 kilowatt per degree Celsius temperature difference between the room and ambient condition. Calculate the power required to operate the device in summer and in winter. तो ये बहुत आसान सवाल है। पहले हम लोग समर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, समर कंडीशन में। तो हमको पता है समर कंडीशन में हमारे लिए क्या चाहिए होगा, हमको रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। तो समर कंडीशन के लिए अगर आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए तो Q अमाउंट आपके ये खींचेगा, जिसको W से यूज करके ये आपका रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस है और ये आपका एम्बियंट है। तो अगर हम Q निकालना चाहें तो Q को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें TL को दे रखा है 298 केल्विन और TH दे रखा है हमारा 313 केल्विन, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 313 आएगा, और ये 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 आएगा। तो Q अगर निकालना चाहें तो 5 इंटू 40 माइनस 25, तो सिंपल सा 75 किलोवाट का हमको हीट लोड आ जाएगा। अब हम इसको, जो कि रिवर्सिबल डिवाइस है,
तो इसका हम COP निकाल सकते हैं। COP क्या आ जाएगा, 298 डिवाइडेड बाई 313 माइनस 298, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा Q डिवाइडेड बाई W के इक्वल होता है। तो अगर हम ये सारी वैल्यू रखते हैं तो 298 डिवाइडेड बाई 313 माइनस 298 इजिकल टू 75 बाई W। तो यहाँ से अगर हम W को कैलकुलेट करते हैं तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 298 डिवाइडेड बाई 15 आंसर डिवाइडेड बाई 75। तो ये जो हमारा W निकल के आया है वो आया है 3.775 किलोवाट। अब बात करते हैं विंटर कंडीशन की। तो विंटर में हमको ये हीट पंप चाहिए होगा। ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर से हीट को खींच के हाई टेम्परेचर पे फेंकेगा। इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, जो हमारा कंडीशन, रेफ्रिजरेटर की जगह हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंडीशनड स्पेस है वो हाई टेम्परेचर पे है और हमारा एम्बियंट जो है वो लो टेम्परेचर पे है। तो अगर हम इसमें हीट लोड को फाइंड करने की कोशिश करें, तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 3 इंटू 5, ये हमारा Q आ जाएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 22 इंटू 5 ये हमारा आ जाएगा 110 किलोवाट। और अगर हम COP निकालने के लिए कोशिश करें तो COP हमारा क्या हो जाएगा, TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। तो अगर सिंपल सा हम वैल्यू रखें तो 298 डिवाइडेड बाई 22 इजिकल टू Q हमारा 110 है और ये हमारा W। तो हमारा W निकल के कितना आएगा, W निकल के हमारा आएगा 22 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 298। तो ये करीब में आएगा 8.12 किलोवाट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं दोस्तों आपका ये डाउट पूरे लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसमें ज्वाइन करके आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, प्लस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक 29 सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का थैंक यू करता हूं जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों को इन वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो, कोई सा भी हेल्प मिल रहा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट करने से मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।